सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। सो आगे हैं क्या सभी लोग? स्टार्ट करें हम लोग आज का टॉपिक। सब लोग शेयर कर दो ताकि और भी लोग ज्वाइन कर लें। या नागेंद्र जी वेरी गुड आफ्टरनून। और भी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी ज्वाइन कर लें। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग क्या स्टार्ट करें फिर हम लोग आज का टॉपिक। सब लोग मैसेज करके बताओ। या मुरली मोहन जी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। सो स्टार्ट करें फिर हम लोग आज का टॉपिक। या अंकिता जी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके ठीक है, बाकी लोग भी धीमे धीमे आते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। सो कल हम लोगों ने बात करी थी कंटिन्यूस रिएक्टर की, हम लोगों ने बात कर ली थी। ओके ठीक है, कंटिन्यूस रिएक्टर की हम लोगों ने कल बात करी थी। तो हमने अभी तक उसमें जो पढ़ा था, हमने उसमें एंजाइम रिएक्शन करवा के देख ली थी, उसकी इक्वेशंस देख ली थी हम लोगों ने, सेल ग्रोथ की इक्वेशंस देख ली थी हमने, सबस्ट्रेट के लिए इक्वेशन देख ली थी, बायोमास के लिए इक्वेशन देख ली थी, इन सभी चीज़ों के लिए इक्वेशंस देख ली थी। तो अभी तक हम जो कॉन्टिन्यूस कल्चर में हम लोग बात कर रहे थे, वो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? मोबिलाइज सेल्स की, यानी कि जो कल्चर में मोबिलाइज हैं, यानी कि दे आर रोटेटिंग या कहीं भी अटैच्ड नहीं है, किसी सरफेस पे हमने उनको अटैच नहीं करा रखा है, दे आर मोबिलाइज्ड सेल्स। ठीक है। सो या शबनम जी वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज हम लोग जब बात करने वाले हैं, आज हम लोग जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि कंटिन्यूस कल्चर में जब हम सेल्स को इमोबिलाइज कर दें, यानी कि किसी सरफेस पे अटैच कर दें या किसी बीड्स के अंदर सेल्स को अगर रख दें, इमोबिलाइज कर दें सेल्स को, तो इन दैट केस क्या होता है? या मनीष जी वेरी गुड आफ्टरनून। सो तो इन दैट केस क्या होगा? ठीक है, तो आज हमें यही पढ़ना है कि मोबिलाइज सेल्स एंड एंजाइम्स की इन द कीमोस्टेट। ठीक है, तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ जो हमें पढ़नी है पहले, प्रोडक्टिविटी, वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी, उसको देख लेते हैं ज़रा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपनी तो कल मैंने आपको वॉशआउट तक सीधा मैं बुक से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप लोग भी बुक से थोड़ा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वॉशआउट दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली, एंड डी क्रिटिकल की मैंने आपसे बात कर ली थी। ठीक है, डाइल्यूशन क्रिटिकल रेट मैंने बताया था। मैं थोड़ा सा फिर से बता दे रहा हूँ कि वॉशआउट कंडीशन क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है वॉशआउट कंडीशन में। तो मैंने बोला था कि जब तक डाइल्यूशन रेट एक मिनिमम लेवल तक है तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्रिटिकल या थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ द डाइल्यूशन रेट जब आ जाएगा और जब अटेन हो जाएगा, उससे ज़्यादा अगर आप डाइल्यूशन रेट को बढ़ा दोगे, तो इन दैट केस क्या होगा कि रिएक्टर के अंदर से सेल जो हमारी होंगी वो रिएक्टर के बाहर निकल आएंगे, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज वॉश आउट कंडीशन। ठीक है, तो वॉश आउट कंडीशन में हमने कंडीशंस के लिए पैरामीटर क्या क्या थे हमने बताया था, जैसा कि जब सारी सेल्स बाहर निकल आ जाएंगी तो रिएक्टर के अंदर कोई सेल नहीं बचेगी, तो इन दैट केस x इज इक्वल टू बायोमास विल बी इक्वल टू 0 इनसाइड द रिएक्टर। ठीक है, ऑल्सो द प्रोडक्ट विल बी इनसाइड द रिएक्टर विल बी 0। ठीक है, एंड S जो होगा, सबस्ट्रेट जो इनसाइड द रिएक्टर हमारा जो होगा वो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा किसके? S फीड के। ठीक है, तो S फीड के क्यों हुआ हमने बताया था, जैसा कि पहले भी, कि S फीड के बराबर इसलिए हो गया सबस्ट्रेट इक्वल, क्योंकि भाई सबस्ट्रेट सेल्स है ही नहीं, जब कंज्यूम ही नहीं हो रहा है सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट रिएक्टर के अंदर उतना ही तो होगा जितना आप फीड में दे रहे होगे। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा S इज इक्वल टू S फीड। तो ये हमारी कंडीशंस, ये हमारे पैरामीटर्स कब है? जब वॉश आउट हुआ। ठीक है, वॉश आउट के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं आज वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी पे थे। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी देखते हैं कि क्या है वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी।
तो वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी को हम Q से डिनोट करते हैं, QX से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी ऑफ द बायोमास हमारी जो होती है वो डाइल्यूशन रेट इनटू बायोमास, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डाइल्यूशन रेट इनटू बायोमास, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी, यानी कि QX विल बी इक्वल टू DX, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, ठीक है। अचिंत्य जी वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास बोला, जैसे हमने वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास को डिनोट किया, ऐसे ही हम वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट को भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, QP इज इक्वल टू D इंटू डाइल्यूशन रेट इंटू प्रोडक्ट, वही सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, एक ही जैसे दोनों हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी की बात, ठीक है। तो पता होना चाहिए, अभी तो क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, आगे हम लोग बात करते हैं अब कि अगर इसी वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास वाला जो फॉर्मूला था, अगर इसमें हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें, मॉडिफाई इन द सेंस कि हम लोगों ने हमारा फॉर्मूला क्या है, QX इज इक्वल टू D इंटू एक्स, यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी का। X हमने अभी जब हमने कीमोस्टैट में स्टीडी स्टेट पढ़ा था, तो मैंने स्टीडी स्टेट में बायोमास की इक्वेशन आपको बताई थी, क्या बताई थी, हमारी इक्वेशन थी X इज इक्वल टू YXS SI माइनस S, ठीक है, SI माइनस S। तो ये हमारी बायोमास की इक्वेशन थी स्टीडी स्टेट पे, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को, इस x को अगर हम यहाँ से पुट कर दें, अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर दें, अगर x की वैल्यू को, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, YXS SI माइनस S, ठीक है, SI माइनस S, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब क्या करें, हम इस s की वैल्यू को पुट कर दें, हम s की वैल्यू को कहाँ से पुट करेंगे, हमने जैसा कि पहले भी बताया था आपको, हमने बताया था कि म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स S, ये हमारा S जो होता है वो क्या होता है, हमारा लिमिटिंग सबस्ट्रेट होता है। तो लिमिटिंग सबस्ट्रेट में हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, मोनोड इक्वेशन, म्यू मैक्स x अपॉन KS प्लस S, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने बोला था कि एट स्टीडी स्टेट म्यू विल बी इक्वल टू D होगा, जब म्यू इज इक्वल टू D होगा तो हम इसको D से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एंड हम जब हमें S की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो इन दैट केस हम S को यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, और S की वैल्यू जो निकल के आती है वो क्या आती है हमारी, DKS म्यू मैक्स अपॉन D, कल बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो इसी वैल्यू को, इसी फॉर्मूले में बस कुछ नहीं किया है कि इस S की वैल्यू को पुट कर दिया है, तो सेम यही फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है ना, सभी को क्लियर है ये चीज़, इसमें वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी में किसी को कोई दिक्कत है, प्लीज़ मेरे को मैसेज करके बताओ आप सभी लोग, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास एंड वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इक्वेशंस को आप मॉडिफाई कर लोगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, जस्ट सेम सिंपल इक्वेशन है। आप इक्वेशन कितनी सी याद रखेंगे, कितनी सी इक्वेशन आपको याद रखनी है, केवल QX इज इक्वल टू डाइल्यूशन रेट इंटू एक्स, ठीक है, एंड एक्स एट द स्टीडी स्टेट ऑफ द कीमोस्टेट हमारी वैल्यू क्या होती है, DYXS SI माइनस S, ठीक है। SI माइनस SI में मतलब क्या है, हमारा इनलेट फीड में हमने जितना सबस्ट्रेट दिया वो, ठीक है, एंड S हमारा क्या है, लिमिटिंग सबस्ट्रेट, एंड YXS क्या है हमारा, यील्ड ऑफ बायोमास फ्रॉम द सबस्ट्रेट, एंड D इज द डाइल्यूशन रेट, ठीक है। तो आप आई थिंक आप सभी लोग मॉडिफाई कर लोगे इतनी इक्वेशन को, एंड लिमिटिंग सबस्ट्रेट की वैल्यू पुट करके एंड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्टिमम डाइल्यूशन रेट की। तो ऑप्टिमम डाइल्यूशन रेट बेसिकली क्या है, ठीक है, देखो हम लोगों ने बोला, हमने क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट की बात करी कि क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट के बियॉन्ड अगर हम डाइल्यूशन रेट लेके जाते हैं, इन दैट केस वॉश आउट अकर्स, ठीक है। लेकिन अब हम ये कहें कि हम कीमोस्टैट को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, यानी कि हम ये चाहते हैं कि हमारी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम सेल ग्रोथ या मैक्सिमम प्रोडक्ट की ग्रोथ हमें बहुत मिले, तो इन दैट केस हमारा डाइल्यूशन रेट क्या होना चाहिए, दैट डाइल्यूशन रेट इज नोन एज, जिस पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले, जिस डाइल्यूशन रेट पे, दैट
डाइल्यूशन रेट इज नोन एज ऑप्टिमम डाइल्यूशन रेट, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी कीमोस्टैट को अगर इस ऑप्टिमम डाइल्यूशन रेट पे अगर आप ऑपरेट करते हैं तो इन दैट केस यू विल गेट द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इस ऑप्टिमम डाइल्यूशन रेट को हमने कहाँ से निकाला, हमने जस्ट अपनी ये वाली इक्वेशन जो हमारी लिखी हुई है बुक में, हमारी कौन सी है, वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, ठीक है। इसी इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया है, इस डी को नीचे लेके आ गए हैं और फिर हमने इसको फाइनली डिफरेंशिएट कर दिया। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एंड हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी ऑप्टिमम की यानी कि ऑप्टिमम डाइल्यूशन रेट की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या होती है, म्यूमैक्स 1 माइनस के अपॉन अंडर रूट ऑफ के एस अपॉन KS प्लस SI, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कि ऑप्टिमम डाइल्यूशन रेट क्या होता है, ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए कि ऑप्टिमम डाइल्यूशन रेट क्या है। ऑप्टिमम डाइल्यूशन रेट वो है जिस पे हमारी रिएक्टर, जिस पे हम किसी भी कीमोस्टैट को अगर ऑपरेट कराते हैं तो इन दैट केस हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलती है, ठीक है। देखो अब हम इसमें बुक में एक ग्राफ दे रखा है, हम लोग उस ग्राफ को देख लेते हैं एक बार ज़रा, फिर आगे बात करेंगे। तो देखिए इस ग्राफ को थोड़ा सा देखिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि इस ग्राफ में क्या है बेसिकली, थोड़ा सा, ठीक है। तो हम इस अगर ग्राफ को देखें तो हमें ग्राफ में दिखाई दे रहा है साफ साफ कि हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक बायोमास प्रोडक्टिविटी, हमेशा जब भी कोई भी ग्राफ स्टडी करेंगे, हमेशा और कभी भी कोई भी ग्राफ स्टडी करो आप, तो हमेशा और हमेशा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे देखिए कि क्या दे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारा वॉल्यूमेट्रिक बायोमास प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। एंड हमारा वाई एक्सिस पे हमारा क्या हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक बायोमास प्रोडक्टिविटी, एंड एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, डाइल्यूशन रेट है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन रेट इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन रेट इंक्रीज करोगे तो इन दैट केस हमारी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक बायोमास प्रोडक्टिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद अगर आप देखो तो आप डाइल्यूशन रेट अगर कितना भी बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी, बायोमास प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत तेजी से फॉल कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ का मतलब ये है कि जब तक आप देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे डी ऑप्टिमम, ठीक है, यानी कि आप इस रिएक्टर को जब तक डी ऑप्टिमम पे ऑपरेट कराते रहोगे, इन दैट केस यू विल गेट द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, जितनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास जितनी आपको मिलनी चाहिए, यू विल गेट द मैक्सिमम बायोमास प्रोडक्टिविटी अप टू द डी ऑप्टिमम। बट लेकिन जैसे ही डी ऑप्टिमम के बियॉन्ड आप जाओगे, डी क्रिटिकल अचीव होगा और डी क्रिटिकल के अचीव होने के बाद क्या होगा, वॉश आउट हो जाएगा, सेल्स बायोरिएक्टर से बाहर निकल जाएंगी, कीमोस्टैट से बाहर निकल जाएंगी। तो इन दैट केस हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्टिविटी ऑफ द बायोमास विल फॉल डाउन, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर है, क्या समझ में आती है इतनी बात सभी को? सब लोग मैसेज करके बताओ प्लीज, क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? सब लोग बताओ प्लीज कि क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपनी इमोबिलाइज्ड सेल इमोबिलाइजेशन पे, ठीक है। जब हम इमोबिलाइज्ड सेल्स अगर रिएक्टर के अंदर यूज करते हैं तो इन दैट केस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आई थिंक एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इन पे हमारी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे एंड ऑप्टिमम डाइल्यूशन रेट पे एंड वॉल्यूमेट्रिक बायोमास प्रोडक्टिविटी जो है हमारी है, जो फॉर्मूले हैं इनके, ये किस तरीके से अप्लाई होंगे, तो इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आप सभी लोग भी ट्राई करो, ठीक है। सब लोग ट्राई करो एक बार, सबसे हो रहा है कि नहीं, सब लोग ट्राई करो एक बार, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब लोग ट्राई करो प्लीज़, सब लोग अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे, ठीक है।
ठीक है, सभी लोग ट्राई करो, सब लोग कर रहे हो ना, प्लीज़ मेरे को मैसेज करके बताओ सब लोग कर रहे हो ना, बताओ भाई बताओ, सब लोग कर रहे हो ना। ठीक है, ओके, सभी लोग सॉल्व करो। ठीक है, तो मैंने बोला था कि सबसे पहले जब भी बायो प्रोसेस में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो आपको, जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई हो पहले आप उसको लिखोगे एंड फिर देखोगे कि क्या पूछा गया है। ठीक है, एंड उस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो सॉल्व करो सब लोग, हम लोग लिख लेते हैं तब तक। ठीक है, मैं अपना थोड़ा सा वीडियो हटा दूँ, लोगों को दिखाई दे आराम से। ठीक है, तो आप लोग भी सॉल्व करिए। ठीक है, मैं भी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग, मैंने बोला कि सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, पहले जो जो दिया गया हो पहले उसको लिख लो। ठीक है, एक बार कि क्या क्या दिया गया है। ठीक है, ओह सॉरी, फिर से चेंज हो गया। हाँ ठीक है, अब आ गए। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इसमें, नहीं भाई, हाँ कल किया था भाई पहले वाला, और ये वाला नहीं किया था, ये आज देखो ये नया है। अगर हम एस फीड की बात करें तो हमें कितना दे रखा है, सबस्ट्रेट इन द फीड की बात देखें तो कितना दे रखा है हमें, 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी एस फीड की बात। ठीक है, एस फीड हमारा कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगर म्यूमैक्स की हम बात करें तो हमें म्यूमैक्स कितना दे रखा है, म्यूमैक्स हमें दे रखा है 0.45 पर आवर। ठीक है, ठीक है, और के एस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और वाई एक्सिस की अगर हम बात करें यानी कि यील्ड की अगर बात करें तो 0.55 दे रखा है। एंड वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ द फर्मेंटर अगर देखें तो हमें दे रखा है 5 मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है। आप देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट विल बी द फीड फ्लो रेट रिक्वायर्ड टू अचीव 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन। ठीक है, तो 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन जब होगा तो फीड फ्लो रेट क्या होना चाहिए, 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन कराने के लिए फीड फ्लो रेट क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, तो फ्लो रेट का फॉर्मूला हमारा क्या था, सबसे पहले तो हमें फ्लो रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, D इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन वी होता है। तो यहाँ से अगर फ्लो रेट निकालेंगे तो क्या आएगा, फ्लो रेट विल बी इज इक्वल टू D इंटू वी। ठीक है, तो वॉल्यूम तो हमारे पास डायरेक्टली दे रखा है। ठीक है, हमारे पास है क्या नहीं, D नहीं है हमारे पास, डाइल्यूशन रेट नहीं है। तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए हमें मैक्सिमम उस मैक्सिमम 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन कराने के लिए डाइल्यूशन रेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो डाइल्यूशन रेट कैसे निकालेंगे, तो डाइल्यूशन रेट का हमारे पास फॉर्मूला था, हमने पहले भी पढ़ा था, D इज इक्वल टू म्यूमिक्स S अपॉन KS प्लस S। ठीक है, यही था हमारा फॉर्मूला, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, मोनोड इक्वेशन ही है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो म्यूमिक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, म्यूमिक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.45। ठीक है, S की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कैसे, आप देखो S कहाँ से निकालेंगे, S हमें फीड का सबस्ट्रेट दे रखा है, रिएक्टर के अंदर का सबस्ट्रेट हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, और 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन होने के बाद रिएक्टर के अंदर सबस्ट्रेट बचेगा कितना, 10%। ठीक है, 10% और यानी कि S विल बी इक्वल टू कितना मिलेगा, कितना बचेगा, 10% ऑफ 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो हमारा सबस्ट्रेट हमने फीड में दिया। ठीक है, तो इसका 90% जब सबस्ट्रेट कंज्यूम हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, तो बचेगा कितना रिएक्टर के अंदर, 10% बचेगा। तो 10% ऑफ 20 किलोग्राम निकाल लो, कितना आएगा, 10/100 इंटू 20। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास S की वैल्यू हो गई है। अब इस की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे 2। ठीक है, कि S की वैल्यू हमें डायरेक्टली दे रखी है विच इज़ 0.8
प्लस एस की वैल्यू अगेन 2, वी विल पुट 2 एंड तो हमें यहाँ से डाइल्यूशन रेट जो मिलेगा, अगर हम इस सबको सॉल्व करेंगे, सभी को इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आता है कुछ 0.32 पर आवर। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइल्यूशन रेट आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम हमें पता है, डाइल्यूशन रेट भी हमें पता चल गया। ठीक है, 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन होने के बाद। ठीक है, तो अब डायरेक्टली एफ ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू डी इंटू वी। तो यहाँ पे डी की वैल्यू को पुट करेंगे 0.32 इंटू वॉल्यूम हमारा कितना है फर्मेंटर का 5। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर निकल के आएगा हमारा क्या, फ्लो रेट का, फ्लो रेट निकल के आएगा हमारा कितना 1.6 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वो फ्लो रेट है जिस पे हमारी 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वो फ्लो रेट है। ठीक है, इस फ्लो रेट से जब आप फ्लो कराओगे रिएक्टर के अंदर सबस्ट्रेट को तो 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पहले क्वेश्चन की बात। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है हमें कि बोल रहा है कि हाउ डज द बायोमास प्रोडक्टिविटी एट 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन कंपेयर विद द मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, तो उसने आपसे पूछा है कि 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन होने पे बायोमास प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, एज वेल एज अगर मैक्सिमम, अगर हम रिएक्टर को डी ऑप्टिमम पे अगर ऑपरेट करवाएं तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी क्या होगी, एंड इन दोनों प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, कंपेयर करना है। यानी कि कंपेयर करने का मतलब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो लेट्स सी निकालते हैं। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले बी। तो बी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले हम 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन पे मैक्सिमम वो बायोमास प्रोडक्टिविटी निकालेंगे। ठीक है, तो बायोमास प्रोडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, QX इज इक्वल टू डी इंटू एक्स था, यही फॉर्मूला था। और हम इस फॉर्मूले को अगर मॉडिफाई करते हैं तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या बन जाता है, SI माइनस DKS अपॉन म्यूमिक्स माइनस डी इंटू वाई एक्सेस। ठीक है, यही हमारा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला था। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला था। ठीक है, तो अगर हमें 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन पे प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो आप समझ रहे होगे हम क्या करने वाले हैं। हम जो डी हमने निकाला था अभी, डाइल्यूशन रेट जो हमने निकाला था ये यहाँ पर 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन के लिए, तो हमने डाइल्यूशन रेट क्या निकाला था 0.32। ठीक है, 32 पर आवर। ठीक है, तो हम इसी डाइल्यूशन रेट को इस इक्वेशन में यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो 0.32 इसको यहाँ पे पुट करेंगे 0.32। ठीक है, SI की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सबस्ट्रेट इन द फीड कितना हमारा कितना है 20, दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी हमारा फिर अगेन 0.32 हम रखेंगे। ठीक है, और KS की वैल्यू अगेन हम लोग क्या रखेंगे 0.8। ठीक है, अपॉन म्यूमैक्स की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 0.45। ठीक है, माइनस डी की वैल्यू हम 0.32 पुट करेंगे। ठीक है, और वाई एक्सेस यील्ड ऑफ बायोमास फ्रॉम द सबस्ट्रेट हमें कितना दे रखा है 0.55। ठीक है, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन वाली वो है। ठीक है, बायोमास प्रोडक्टिविटी है जब 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो निकल के आएगा 0.32 20 माइनस, इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें तो ये निकल के आता है कुछ 0.256 के अराउंड आएगा। ठीक है, अपॉन, और इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो ये निकल के आता है 0.13, हाँ 0.13 निकल के आएगा। ठीक है, ओके, इसको हम लिखें 0.55। ठीक है, वैसा का वैसा ही। ठीक है, तो फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर हम पूरे को अगर सॉल्व करें तो ये आएगा निकल के 0.32 इंटू, अगर इस बॉक्स को सॉल्व करें पूरे को, तो अगर इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखना 18 के समथिंग आएगा, 18.0 के समथिंग आएगा। हम 18 लेके चल रहे हैं। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे 0.55 से अगेन। ठीक है, तो
जो हमारी प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी वो आएगी 3.17 समथिंग। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.17 के अराउंड आएगी, ठीक है। किलोमीटर मीटर किलोग्राम पर आवर, ठीक है। तो ये हमारी मैक्सिमम ये हमारी बायोमास प्रोडक्टिविटी है कब, जब 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात, ठीक है, पहली प्रोडक्टिविटी हमारे पास निकल के आ गई। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, क्योंकि हमें इसका आगे यूज़ करना है, ठीक है। तो QX इज इक्वल टू लिख लेते हैं हम 3.17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारे पास 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन वाली प्रोडक्टिविटी। अब देखो, अगर अब हम लोगों को क्या निकालना है फर्दर आगे, हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ द बायोमास निकालनी है। तो इन दैट केस हमें डी ऑप्टिमम चाहिए होगा। तो डी ऑप्टिमम कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो, अब हम लिखते हैं द मैक्सिमम बायोमास प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, एक्टिविटी अकर्स एट किस पे होती है, अकर्स एट डी ऑप्टिमम, ठीक है, डी ऑप्टिमम, ठीक है। तो डी ऑप्टिमम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, कुछ नहीं था, सेम वही है जो हमने फॉर्मूला अभी देखा था। हमारे पास फॉर्मूला था म्यूमेक्स ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ KS अपॉन KS प्लस SI, ठीक है। तो ये हमारे पास डी ऑप्टिमम निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले हम डी ऑप्टिमम निकालेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास निकालनी है, QX मैक्सिमम निकालना है। तो इन दैट केस हम जो D और X यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे D को क्या पुट करेंगे, ऑप्टिमम वाला D पुट करेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस हमें डी ऑप्टिमम पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डी ऑप्टिमम कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं, वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं ऑलरेडी। तो हम म्यूमेक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे 0.45, ठीक है, और 1 माइनस अंडर रूट ऑफ KS की वैल्यू हमारे पास कितनी है, KS की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.8, ठीक है। तो इसको 0.8 लिखो यहाँ पर, ठीक है, अगेन 0.8 प्लस SI हमारा कितना है 20, ठीक है, हमारा जैसा कि हमने लिख रखा है पहले से ही, SI हमारा 20 है। तो इसको अगर हम पूरे को सॉल्व करें, इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें, तो ये आएगा 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 0.80, ठीक है। तो ये निकल के आती है वैल्यू, और डी ऑप्टिमम हमारा निकल के आएगा 0.36 पर आवर कुछ के समथिंग कुछ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या, डी ऑप्टिमम, ठीक है। तो अब हमारे पास जब डी ऑप्टिमम आ गया, तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा के और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, तो हमने अभी ड्रॉप करना पड़ेगा इसको, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी ऑप्टिमम क्या निकाला हमने, डी ऑप्टिमम हमने निकाला था कितना, 0.36 पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्टिमम निकल के आया। अब मैक्सिमम बायोमास प्रोडक्टिविटी निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है, QX मैक्सिमम विल बी इक्वल टू डी, यही हमारा फॉर्मूला था, DSI माइनस DKS अपॉन म्यूमेक्स माइनस D इंटू वाई एक्सेस, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला था वॉल्यूमेट्रिक बायोमास प्रोडक्टिविटी निकालने का। लेकिन अब यहाँ पे चेंज क्या है, कितना है, केवल हम D, जो हम जहाँ जहाँ आपको इस फॉर्मूले में D दिख रहा है, डाइल्यूशन रेट जहाँ जहाँ दिख रहा है, वहाँ पे हम डाइल्यूशन रेट की वैल्यू क्या पुट करेंगे, D ऑप्टिमम को पुट करेंगे हर जगह, ठीक है, ठीक है। तो ये डी ऑप्टिमम की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह डी ऑप्टिमम की वैल्यू पुट करेंगे। तो डी ऑप्टिमम की वैल्यू पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम बायोमास प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। तो अब पुट करके देख लेते हैं क्या आता है, 0.36 और लिख देते हैं हम लोग, SI की वैल्यू हमारे पास 20 है, ठीक है। डी ऑप्टिमम की वैल्यू अगेन 0.36, KS की वैल्यू 0.8, ठीक है, अपॉन म्यूमेक्स की वैल्यू हमारी 0.45 है और हमारी डी ऑप्टिमम की वैल्यू है 0.36, ठीक है।
सॉरी थोड़ा 0.55, मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है यार, तो प्लीज़ समझ जाना सभी लोग, मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ निकल के आएगा, आप सभी लोग सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 0.36 इंटू, अगर इस पूरे ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करोगे, पूरे ब्रैकेट को अगर इसके अंदर की वैल्यूज़ को अगर आप कैलकुलेट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 16.8 के समथिंग आएगा, ठीक है, एंड 0.55, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 3.326 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 3.33 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। तो ये हमारी बायोमास प्रोडक्टिविटी है, कौन सी, जब हमारी Q क्या है, QX क्या है, ये मैक्सिमम बायोमास प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो जब हम डी ऑप्टिमम पे ऑपरेट कराएंगे, इस डी ऑप्टिमम पे जब आप ऑपरेट कराओगे तो इन दैट केस हमें ये बायोमास मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं हमारा डी ऑप्टिमम तो हमारे पास निकल आएगा, लेकिन हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंपेयर करना है दोनों को, यानी कि दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, QX और QX 90% एंड QX मैक्सिमम को क्या करेंगे, रेशियो लेंगे उनका, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, इसको 3.17 लिखेंगे अपॉन 3.33 को लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो ये कुछ समथिंग निकल के आता है हमारा कितना 95%, ठीक है। तो दोनों को जब आप कंपेयर कर लोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये 95% निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले में क्वेश्चंस में फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के देखना कि क्या पूछा है, क्या दिया गया है, ठीक है, तब अप्लाई करना। हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम, जब भी आपसे मैक्सिमम की बात करें तो हमेशा और हमेशा डी ऑप्टिमम की बात होगी, ठीक है ना। डी ऑप्टिमम पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक बायोमास प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात सभी को क्लियर आती है, समझ में आती है? सब लोग बताओ मैसेज करके, क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? सब लोग बताओ समझ में आ रही है ना बात? सब लोग बताओ प्लीज़, क्या क्वेश्चन अब सभी लोगों को क्लियर है ना? सभी लोग ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस कर ले जाओगे ना भाई, बता दो भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि इस तरीके के आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे ना, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं सेल इमोबिलाइजेशन की, ठीक है। जब रिएक्टर के अंदर सेल इमोबिलाइज्ड होंगी तो क्या होगा, ठीक है। आ जाते हैं हम अपनी बुक पे वापस, ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारा कीमोस्टैट विद इमोबिलाइज्ड सेल्स, ठीक है। तो आप सभी लोग देख पा रहे हो कि हमारी रिएक्टर के अंदर जो हमारी सेल्स हैं, ठीक है, वो हमने किसी भी बीड्स के अंदर हमने अपनी सेल्स को रख रखा है, एंड जो हमारा स्टिरर है वो इनको बीड्स को घुमा रहा है, यानी कि हमारी सेल जो है वो एक बीड्स के अंदर इमोबिलाइज्ड है, ठीक है। तो इमोबिलाइज्ड सेल जो होगी उनकी मतलब उनके काइनेटिक पैरामीटर्स क्या होंगे, उनकी इक्वेशंस क्या होंगी, तो अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो एक चीज़ देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक हम जब रिएक्टर में सेल्स को यूज़ कर रहे थे तो हमारी सेल्स क्या थी, फ्री थी यहाँ पर, ठीक है, फ्री थी सेल्स, अकेली फ्री थी यहाँ पर, ठीक है। तब हम ऑपरेट करा रहे थे रिएक्टर को, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या बन गई है कि हमने रिएक्टर के अंदर सेल्स जो हैं वो मान लेते हैं कि इस तरीके से हमने सेल्स को यहाँ पर रिएक्टर के अंदर इमोबिलाइज करा रखा है, यानी कि लगा रखा है, कहीं पे अडहेयर कर रखा है हमने किसी सरफेस पे, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने रिएक्टर के अंदर सेल्स को इस तरीके से एडहेयर कर रखा है और यहाँ पर हम रिएक्टर को ऑपरेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब इन दैट केस पहले क्या था कि हमारी जो सेल थी, मान लो ये सेल थी, तो हमारी सेल के पास सरफेस एरिया पूरा था
तो इन दैट केस हमारी जो सेल थी वो सबस्ट्रेट को हर तरीके से पूरे सरफेस एरिया पे सबस्ट्रेट को ले रही थी एंड फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही थी। बट नाउ अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि जब हमने किसी सरफेस पे इस सेल को यहाँ पे इस सरफेस पे एडहेर कर दिया है, तो इन दैट केस अब सेल का जो सरफेस एरिया है, सबस्ट्रेट को यूज़ करने का जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया पहले से। यानी कि इतना सरफेस एरिया जो है दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन that will not interact with the substrate and that will not participate in the substrate conversion। तो ठीक है, तो अब हमारे पास सरफेस एरिया पहले पूरा सरफेस एरिया था, ठीक है, पहले तो पूरा सरफेस एरिया था फ्रॉम द ऑल द साइड्स ऑफ द सेल्स। बट नाउ जब हमने सेल्स को एडहेयर कर दिया तो इन दैट केस हमारे पास क्या हो गया, सरफेस एरिया, इतना सरफेस एरिया जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इन दैट केस जब सरफेस एरिया कम हो गया तो हम इसके लिए एक फैक्टर डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा इफेक्टिवनेस फैक्टर। इफेक्टिवनेस फैक्टर, ठीक है, इफेक्टिवनेस फैक्टर जिसको हम डिनोट करेंगे हमारा ईटा टी से। ठीक है, तो ये हमारा, इससे हम लोग इस इफेक्टिवनेस फैक्टर को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इफेक्टिवनेस फैक्टर हमारा हमको ये बताएगा कि कितना % ऑफ द सबस्ट्रेट विल इंटरैक्ट विद द सेल्स, यानी कि कितना सबस्ट्रेट जो होगा वो सेल्स यूज़ कर पा रही हैं, ठीक है, इफेक्टिवली। ठीक है, तो अब हम यानी कि हमारी इक्वेशंस तो हमारी बिल्कुल जैसी हमने पहले से बनाई थी बिल्कुल वही सेम है, बस क्या करना है कि हमें केवल और केवल इस इफेक्टिवनेस फैक्टर को अब उसमें इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करेंगे देखते हैं, देखते जाओ। मास बैलेंस इक्वेशन हमने लिखी, ठीक है, मास बैलेंस इक्वेशन जब हमने लिखी तो मास बैलेंस इक्वेशन में क्या लिखा, ये हमारा dm/dt, मास बैलेंस इक्वेशन हमारी क्या थी, dm/dt इज इक्वल टू mi माइनस mo प्लस rg माइनस rc। ठीक है, ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहले कुछ एजम्पशंस मान लिए। एजम्पशंस इन द सेंस क्या, हम स्टीडी स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर हम स्टेराइल फीड की अगर बात करें तो स्टेराइल फीड में मैंने बोला था कि हम अगर मास इन की बात करें तो हम लिख सकते हैं F/xi। ठीक है, फ्लोरे मतलब जो हमारा बायोमास हमने रिएक्टर के अंदर डाला। लेकिन अगर हम स्टेराइल फीड की बात करें, स्टेराइल फीड क्या होती है, जिसके अंदर बायोमास एब्सेंट होता है, तो इन दैट केस हमारा जो xi होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, xi हमारा 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म जो है F/xi यही तो है mi वाला, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा अगर हम स्टेराइल फीड का अगर एजम्पशन लेके चलें। और अगर हमने ये कह दिया कि अगर हम ये मान लें कि रेट ऑफ जनरेशन यानी कि सेल ग्रोथ को दिखाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हम यही कहें कि अगर हम रेट ऑफ कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि हमने एजम्पशन मान लिया कि रेट ऑफ सेल डेथ क्या है, नेग्लिजिबल है, तो इन दैट केस क्या होगा, रेट ऑफ सेल डेथ नेग्लिजिबल होगी, तो इन दैट केस ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म बचे कौन से, मास आउट वाला कि कितना मास रिएक्टर से बाहर निकल रहा है सेल्स का, ठीक, एंड रेट ऑफ जनरेशन वाला। तो अब हम इक्वेशन देखते हैं कि हम मास बैलेंस इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है, तो F/xs माइनस ऑफ F/xs यही हमारा शो कर रहा है किसको, मास आउट को। ठीक है, देखते हैं, तो ये हमारा MO है, ठीक है, मास आउट का, ठीक है, माइनस F/xs प्लस Rg वाला टर्म ये है, पूरा Rg वाला टर्म। कैसे, देखो, जब हमारी इमोबिलाइज्ड सेल्स जो होती हैं जब वो ग्रो करेंगी तो इन दैट केस ऐसा तो है नहीं कि सेल जो हैं वो हमारी केवल और केवल प्रोडक्ट को ही फॉर्मेशन करेंगी, सेल जो होंगी वो खुद में भी डिवाइड होंगी। तो जो खुद की जो डिवाइड हुई सेल होगी, यानी कि जब हमने सेल को एडहेयर किया है और जब डिवाइड करेगी तो इन दैट केस एक सेल नई निकलेगी और वो सेल क्या होगी, वो रिएक्टर के अंदर मोबिलाइज्ड फॉर्म में रहेगी। जो एडहेयर कर रखी है वो तो एडहेयर रहेगी, लेकिन जब सेल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही होगी सबस्ट्रेट को, तो इन दैट केस उस सबस्ट्रेट का कुछ पार्ट यूज़ करेगी एंड अपने आप को डिवाइड भी करेगी। तो जब डिवाइड होगी तो जो नई सेल बनेगी वो तो एडहेयर नहीं करेगी ना, तो वो तो फ्रीली घूमेगी ना रिएक्टर के अंदर। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है 2 तरीके की ग्रोथ होगी। देखो, μ/xs/v, यानी कि ये वो सेल है जो नई सेल बनी और जो मोबिलाइज्ड है रिएक्टर के अंदर। ठीक है, और हमने क्या बोला, प्लस μ/x immobilized/v,
वो सेल जो इमोबिलाइज्ड हो रखी है रिएक्टर के अंदर, तो दोनों ही सेल की ग्रोथ को हमें लेके चलना पड़ेगा आरजी में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टर्म क्या है, आरजी वाला टर्म है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, पूरे टर्म को आरजी, रेट ऑफ सेल ग्रोथ, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन जब बन गई हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, सेम वही प्रोसीजर करना है। इसको यहाँ राइट हैंड साइड पे हमने पुट कर दिया, मतलब लेके गए, और पूरी ही इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, v से डिवाइड कर दिया। जब हम f अपॉन v करेंगे तो हम उसको d लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड कर दो, ठीक है। एंड म्यू जहाँ पर दिख रहा है म्यू जो है बिल्कुल वैसा का वैसा ही, तो f अपॉन v जब हो जाएगा तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, d बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है वो कुछ ये आ जाती है, ठीक है। तो dxs इज इक्वल टू कैसे निकल के आई, देखो दिखाता हूँ मैं, म्यू xs इंटू वी प्लस म्यू इंटू एक्स इमोबिलाइज्ड इंटू वी, और ये हमारा आ गया f इंटू एक्स एस, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, ठीक है। इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे तो वॉल्यूम कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो f अपॉन वी जो ये इतना बचा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो हमारे पास, और हम म्यू जो है वो हमारा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम म्यू कॉमन ले लिया हमने, तो ये निकल के आया एक्सेस प्लस टाउ टी, हम लोग इंक्लूड करेंगे इफेक्टिवनेस फैक्टर को, क्योंकि यहाँ सेल इमोबिलाइज्ड है और सरफेस एरिया कम हो गया है सेल का, तो इन दैट केस हम अपनी इक्वेशन में टाउ टी को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हमने टाउ टी को इंक्लूड कर दिया और एक्स इमोबिलाइज्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। एक्स इमोबिलाइज्ड आ गया और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स इंटू एस, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी। तो यहाँ से अगर हम डाइल्यूशन और थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं किया है, सेम इक्वेशन है। क्या किया है, इस एक्सेस को नीचे पहुँचा दिया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर ये एक्सेस जब नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये एक्सेस इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सभी को क्लियर है, ठीक है, इतना सभी को क्लियर है, क्या ये इक्वेशन समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारी डाइल्यूशन रेट की इक्वेशन कब है, जब हमारी सेल क्या है, इमोबिलाइज्ड है रिएक्टर में, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है सभी को, इतनी बात सब लोग बताओ प्लीज, सब लोग बताओ, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो ये हमारे पास डाइल्यूशन रेट की इक्वेशन आ गई जब हमारी सेल क्या है, इमोबिलाइज्ड है, ठीक है। अब यही इमोबिलाइजेशन वाली इक्वेशन जो है, जैसे हमने सबस्ट्रेट के लिए इक्वेशन लिखी थी जब सेल मोबिलाइज थी, अब हम सबस्ट्रेट के लिए इक्वेशन लिखते हैं, मास बैलेंस करते हैं जब हमारी सेल इमोबिलाइज्ड है, तो इन दैट केस हमारा क्या होगा, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा, यही हमारा मास इन है, ठीक है, ये भी हमारा मास इन है, ये मास आउट है, ये Rg है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या है, Rg है, ठीक है। तो F इंटू SI सबस्ट्रेट अंदर आया, ये F इंटू S सबस्ट्रेट बाहर गया, और ये हमारा क्या है, ये सॉरी RC होगा ये, ठीक है, रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन है, ठीक है। सबस्ट्रेट कंजम्पशन बाय द मोबिलाइज्ड सेल, जो नई बनेगी वो तो मोबिलाइज्ड होगी, तो रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन बाय द मोबिलाइज्ड सेल एज वेल एज द रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन बाय द इमोबिलाइज्ड सेल, ठीक है। तो दोनों को ही हमने अपनी मास बैलेंस में इक्वेशन में ले लिया। एट स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, हमेशा कीमोस्टेट में स्टेडी स्टेट की बात होगी, क्योंकि कीमोस्टेट को हम स्टेडी स्टेट पे ही ऑपरेट करवाते हैं, तो ठीक है। तो स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो dm/dt वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इस dm/dt वाले टर्म को ही हम क्या लिखते थे पहले, क्या लिख सकते हैं, dsv अपॉन dt, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक के टर्म्स में लिख सकते थे, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन निकल के आई, ठीक है। इस इक्वेशन में वापस से वही चीज़ करनी है, पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड कर देना है, ठीक है। कुछ टर्म्स को, इतने टर्म को उठा के क्या ले जाना है, राइट हैंड साइड पे ले जाना है, ठीक है, और सब पूरी इक्वेशन को क्या करना है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो जब आप इस इक्वेशन को, इतने पार्ट को यहाँ लेके जाओगे और पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड कर दोगे, तो इन दैट केस हमारे पास जो इक्वेशन फाइनली निकल के आती है वो ये आती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी कब की है, जब हमारी ये सबस्ट्रेट के लिए इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है, सबस्ट्रेट के लिए इक्वेशन है जब सेल हमारी इमोबिलाइज्ड है, ठीक है।
अब क्या करते हैं, अगर हम इसी में ये जो एस हमारा है स्मॉल, ये एस हमारा क्या था, लिमिटिंग सबस्ट्रेट था। अगर हम लिमिटिंग सबस्ट्रेट वाली कंडीशन को अगर यहाँ लेके आते हैं तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, इस एस की वैल्यू पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू कहाँ से पुट करनी थी, मोनोड इक्वेशन से पुट करनी थी। और एस की वैल्यू क्या थी हमारे पास थी डी के एस, सॉरी तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डी के एस अपॉन म्यूमेक्स माइनस डी। ठीक है, तो हम इस एस की वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दें, अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें और इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें तो इक्वेशन हमारे पास ये निकल के आती है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, सेम इक्वेशंस हैं, कुछ नहीं है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करी हैं हम लोगों ने। ठीक है, और क्या करना है, हमेशा एक्स इमोबिलाइज जब भी होगा तो उसके साथ में हमें क्या इंक्लूड करना है, इफेक्टिवनेस फैक्टर को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो अब अगर हम एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, जैसा हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, एक मिनट में दिखाता हूं, जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो इस इक्वेशन में अगर एक सी क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूँ अपनी तरफ से, जैसे अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, अगर एक सी क्वेश्चन मैं इसमें डाल के दूँ आप लोगों को, सॉरी चेंज हो गया ये फिर से। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था फाइनली। तो अगर इस क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन को और इंक्लूड करें, अगर हम ये बोलें कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी if 100% cells are immobilized, 100% of the cells are immobilized with effectiveness factor 0.8। ठीक है, तो तब मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी क्या होगी, जब हमारा इफेक्टिवनेस फैक्टर 0.8 हो। ठीक है, एंड 100% सेल्स जो हमारी हो वो क्या हो, हमारी क्या हो, 100% सेल्स हमारी क्या हो, इमोबिलाइज्ड हो। तो इन दैट केस यानी कि हमें सी वाले टर्म को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इफेक्टिवनेस फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, ईटा टी से, और ये हमारा क्या होता है 0.8 है। ठीक है, तो अगर हम इफ मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालना चाहते हैं, जब हमारी सेल क्या है, सेल हमारी इमोबिलाइज्ड है, पूरी की पूरी 100% सेल्स इमोबिलाइज्ड है और इफेक्टिवनेस फैक्टर में दिया गया है। तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमेशा और हमेशा क्या फॉर्मूला है, QX = D × X। पर अगर D ऑप्टिमम के साथ साथ यहाँ पे क्या और टर्म लगाएंगे हम, इमोबिलाइज्ड। ठीक है, तो D ऑप्टिमम इमोबिलाइज्ड पहले हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे आएगा। तो डी ऑप्टिमम को पहले निकाल लेते हैं, डी ऑप्टिमम इमोबिलाइज पहले हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग निकालते हैं किससे, ईटा टी से। मैंने बोला था कि जब भी इफेक्टिवनेस फैक्टर दिया जाएगा तो उसको हम इक्वेशन में इंक्लूड कर देंगे, बस इक्वेशन वही है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमें केवल ईटा टी को उसके साथ इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो म्यूमेक्स = 1 - √KS अपॉन KS प्लस SI। ठीक है, यही हमारे पास डी ऑप्टिमम की इक्वेशन है। ठीक है, तो ईटा की वैल्यू कितनी है, 0.8 मैंने आपको दे रखी है ये। ठीक है, म्यूमेक्स की वैल्यू हमने पहले ही देखी थी, हमारे पास कितनी थी, 0.45, तो हम लिखेंगे 0.45। ठीक है, 1 - KS की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.8 अपॉन KS की वैल्यू फिर से 0.8 प्लस SI की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, क्योंकि 20 दे रखी है। ठीक है, सबस्ट्रेट हमने फीड में इतना दे दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व अगर करें फर्दर तो ये हमारे पास निकल के आएगा कुछ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, डी ऑप्टिमम इमोबिलाइज्ड अगर हम निकालें, पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कुछ निकल के आएगी 0.288 की समथिंग, 0.288 की समथिंग निकल के आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, डी ऑप्टिमम की वैल्यू हमारे पास है। अगर हमारे पास डी ऑप्टिमम की वैल्यू आ गई तो इन दैट केस अब हम क्या निकाल सकते हैं,
मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, क्या आनी चाहिए देखते हैं। तो हम निकालते हैं डी ऑप्टिमम, हमने लिख लिया यहाँ पर ऑप्टिमम इमोबिलाइज हमने लिख लिया कितना 0.288, ठीक है। तो यही हमारे पास निकल के आई किसकी, डी ऑप्टिमम इमोबिलाइज की वैल्यू निकल के आई, ठीक है। तो अब हम डी ऑप्टिमम, अब हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी फॉर द इमोबिलाइजेशन निकालते हैं। तो निकल के आती है हमारे पास क्या, तो हमने बोला था कि डी ऑप्टिमम हमेशा वही डी रखना है जो हमने निकाला है, ठीक है। तो डी ऑप्टिमम इमोबिलाइज्ड अप इनटू एक्स की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू हमें पता है एस आई माइनस डी ऑप्टिमम इमोबिलाइज्ड इनटू के एस अपॉन म्यूमेक्स माइनस डी ऑप्टिमम इमोबिलाइज्ड, ठीक है, ठीक है। डी ऑप्टिमम इमोबिलाइज्ड इनटू वाई एक्स एस, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारी 0.288, ठीक है, 0.288, एस आई की वैल्यू 20, डी ऑप्टिमम 0.288, ठीक है, इनटू के एस की वैल्यू हमारी कितनी है 0.8 है, ठीक है, अपॉन म्यूमेक्स की वैल्यू हमारी 0.45 है, ठीक है, माइनस है और डी ऑप्टिमम की वैल्यू 0.288 फिर से 0.2288, ठीक है, 0.288 इंटू वाई एक्सेस की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 0.55, ठीक है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये निकल के आएगा 0.288 इंटू 20 माइनस, अगर इतना टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कुछ निकल के आती है हमारे पास 0.2304, ठीक है। कैलसी पे सॉल्व कर लेना सब लोग, कैलकुलेटर पे सब लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आता है कुछ 0.162, ठीक है, और ये हमारा अगेन 0.55, ठीक है। तो ठीक है, अगर इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, पूरा अगर सॉल्व करें तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी कितनी निकल के आएगी 2.94 के समथिंग आएगी, ठीक है। सब लोग सॉल्व करके देख लेना प्लीज़ इसको। तो ये 2.94 के समथिंग आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो एक चीज़, देखो अब समझने वाली चीज़ क्या है इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन से समझाने वाली चीज़ क्या थी, आप ये देखो, जब हमने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी डी ऑप्टिमम पे जब निकाली थी, जब हमारी सेल्स क्या थी मोबिलाइज्ड थी, तो इन दैट केस हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी निकल के आई थी 3.33 के समथिंग निकल के आई थी, ठीक है। सही है, सही है बात, 3.33 के समथिंग निकल के आई थी, ठीक है। लेकिन जब आप सेल्स को इमोबिलाइज कर रहे हो तो आप देखो कि सेल्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो कितनी हो गई 2.94 हो गई। क्यों कम हो गई, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्टिविटी इसलिए कम हो गई क्योंकि सेल का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया फॉर द सबस्ट्रेट कन्वर्जन क्या हो गया, कम हो गया। तो इन दैट केस हमारी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? सब लोग मैसेज करके मेरे को बताओ, क्या सभी को इतनी बातें क्लियर हैं? बताओ भाई बताओ, क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना, सब लोग मैसेज करके प्लीज़ बताओ मेरे को, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? क्या ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं आपको? और लोग भी बताओ, ठीक है मनीष जी, ओके, और लोग भी बता दो, जो लोग देख रहे हो प्लीज़ सब लोग मैसेज करके बताओ क्या इतनी बातें सारी क्लियर हैं सभी को? क्या आप सभी लोग इस तरीके के जो क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप कर ले जाओगे ना? ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है मुरली जी, ठीक है नागिन जी, ठीक है, थैंक यू। तो आज हम लोगों ने तो फाइनली हमारा कीमोस्टैट यानी कि कंटिन्यूस स्टिर टैंक रिएक्टर जो था वो भी ख़त्म होता है यहाँ पर, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग CSTR पे यानी कि कीमोस्टैट के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं
वो सारे सॉल्व करेंगे एक बार, ठीक है। एंड प्लग फ्लो रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसकी भी एक इक्वेशन है, उसके बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि उस पर डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग एक बार प्लग फ्लो टैंक रिएक्टर पे भी बात कर लेंगे कल, एंड इसके कीमोस्टैट की कल सारे जो प्रीवियस ईयर के अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है ना सभी को? तो फिर हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मेरा कहना आप लोग सभी लोगों से ये है कि मैंने जितना पढ़ाया है आप लोगों को कीमोस्टैट में, वो आप एक बार बुक से थोड़ा सा रीड कर लेना, ठीक है। ये पढ़ लेना एक बार, बुक से रीडिंग मार लेना। वैसे मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, जितना इंपॉर्टेंट है, जितना हमें पढ़ना है, जितना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं वो मैंने सारा इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। बाकी हम लोग कल जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक वो हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार बुक रीडिंग करके आना, ठीक है सभी लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय। लाइक कर देना लेक्चर को, एक बार शेयर कर देना, एंड कमेंट करना कि कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।